अच्छा, ये लास्ट टाइम में तो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है। और अब ये है कि हमने ईस्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, दैट इज ये हमारा लास्ट। अच्छा, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम नहीं पढ़ा था ना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, चले अभी फिर हम आज ऐसा करते हैं, अभी इस क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पॉलीमर जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम कहते हैं या ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल ये बेसिकली क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? पेट्रोलियम कहते हैं या क्रूड ऑयल कहते हैं, बेसिकली इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ये क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि मतलब ये क्रूड ऑयल जो है वो किस तरीके से बनता है जमीन की तह में। ठीक है, डेड प्लांट्स या एनिमल्स जो है वो किस तरीके से क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, मेनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये क्रूड ऑयल जमीन से निकाला जाता है, वंस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, तो ये अनरिफाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल इज द अनरिफाइंड फॉर्म वेयर ऑल द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो फिर क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को, इसको लेके जाया जाता है ऑयल रिफाइनरीज में, जहां पे इसको रिफाइन किया जाता है। इसमें मौजूद कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो वंस इट इज extracted from earth, taken into refineries where it get refined by fractional distillation. ठीक है जी। तो once it is extracted from earth, this crude oil is taken into oil refineries. कहाँ लेके जाया जाता है? रिफाइनरीज में लेके जाया जाता है, where it get refined by fractional distillation. अब fractional distillation ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये हमने सेपरेशनल टेक्निक्स में पढ़ी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज सेपरेशनल टेक्निक। ठीक है, सबको मालूम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज सेपरेशनल टेक्निक। ठीक है, और किस बेसिस पे सेपरेशन होती है जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल? किस फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे सेपरेशन की जाती है? हाँ जी बेटा, याद है किसी को? इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर सेपरेशन होती है। ठीक है, तो इन once it is extracted from earth, taken into refineries, ठीक है, और फिर इसको सेपरेट किया जाता है थ्रू सेपरेशनल टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशनल टेक्निक in which separation occurs based on बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर सेपरेशन की जाती है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब इसमें सिंपल क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है, पहले तो इसको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं जी। अच्छा जी, तो अब ऑयल रिफाइनरीज में फिर क्या होता है, इसको आपने ऑयल को लेके गए और वहां पे इसकी जो है वो सेपरेशन की जाती है। और सेपरेशन किस तरह से की जाती है? बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मतलब हमारे पास डिस्टिलेटर्स होते हैं जहाँ पे ये सेपरेशन की जाती है। तो इसकी थोड़ी सी हम डायग्राम जो है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रोसेस को समझेंगे। यानी लेट सपोज आपके पास ये स्टार्ट में क्या होता है। ठीक है, समझिए ये हीटिंग चैम्बर है, यहाँ से हीट जो है वो सप्लाई की जाती है। ठीक है, ये इसको आप ये समझिए।
एक मिनट ये डायग्राम जरा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस टाइप की ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन असेंबली होती है और ये इसमें वे आउट दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम लेबल करें तो ये हीटिंग चैम्बर है, दिस इज हीटिंग चैम्बर, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले ऑयल आता है। बेसिकली आप कह लें कि दिस इज फ्रॉम वेयर ऑयल एंटर्स, यहाँ से ऑयल जो है वो एंटर होता है। जी, तो ये हीटिंग चैम्बर है और इसमें जो है वो हम यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो एंटर होता है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम वेयर क्रूड ऑयल एंटर्स, ठीक है, एंड इट गैसिफाइज, यानी यहाँ पे हम इतना टेम्परेचर रखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है ये गैसिफाई हो जाए, ठीक है। अब इसको हम अपनी आसानी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझे, हम एक्चुअल तो जो फ्रैक्शंस है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो मैं पूरा टेबल बना के दिखा दूंगा आपको। लेट सपोज इस वक्त जो आपके पास क्रूड ऑयल है ये 4 हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर, ए बी सी और डी, ठीक है, और ए का बॉइलिंग पॉइंट है लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड या आपके लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का बॉइलिंग पॉइंट है 230 डिग्री सेंटीग्रेड और डी का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर मुझे इस मिक्सचर को, यानी ये क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच वी आर एंटरिंग इनटू द हीटेड चैम्बर। तो अब अगर मुझे इसको गैसिफाई करना है तो कितने टेम्परेचर तक लेके जाना होगा, हीटिंग चैम्बर का टेम्परेचर कितना रखना होगा जी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग चैम्बर टू गैसिफाई दिस मिक्सचर कंप्लीटली। जी बेटा, अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 300 के सबसे जो आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर है ये कितना है, 300 डिग्री है। तो डी जो है ये सबसे एंड में गैसिफाई होगा, तो द टेम्परेचर ऑफ दिस हीटिंग कॉलम वुड बी अराउंड लेट्स से 320 और 330 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फिर यहाँ से आपका जो क्रूड ऑयल है वो गैस की फॉर्म में एंटर होता है किसमें, डिस्टिलेशन टावर, दिस इज डिस्टिलेशन टावर, डिस्टिलेशन टावर, ठीक है, इसमें आप कोई हीट नहीं कर रहे। तो जैसे ही ये डिस्टिलेशन टावर में आपके जो हीटेड वेपर्स हैं, क्रूड ऑयल के जो हीटेड वेपर्स हैं, वंस दे एंटर इनटू द डिस्टिलेशन टावर तो उनका टेम्परेचर जो है वो गिरेगा, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा और फिर उसके बाद वो कंपोनेंट जो सबसे हैवी था यानी कि डी, इट विल गैसिफाई और सॉरी इट विल चेंज इट्स स्पेस, ये गैस से दोबारा क्या हो जाएगा, लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो है वो आपको नीचे, लेट सपोज ये डी जो है ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, दिस इज डी, ठीक है, और डी जो है उसको आप यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले डी जो है वो कंडेंस होगा क्योंकि टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया, और जो बाकी की गैसेस हैं दे विल राइज। अच्छा, फिर यहाँ पे जैसे आपको याद होगा हमने डिस्टिलेशन असेंबली पढ़ी थी जो लैब में होती है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें ग्लास बीड्स जो है वो फिल करते हैं, इसमें इस तरीके से बबल कैप्स होते हैं जिनका काम होता है हिंड्रेंस प्रोवाइड करना ताकि गैस जो है वो स्लोली ऊपर मूव करे, एकदम से ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है, ये क्या है, दीज आर बबल कैप्स, दे प्रोवाइड हिंड्रेंस। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है, डायग्राम समझ में आ रही है, बता किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, यहाँ तक क्लियर है। दीज आर बबल कैप्स टू प्रोवाइड हिंड्रेंस। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन किसी का। ठीक है, अब क्या होता है कि बाकी के जो कंपोनेंट है डी तो गैसिफाई हो गया, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स दे विल ट्रेवल अप इन द कॉलम, ये कॉलम में ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है, और फिर जिसका टेम्परेचर जब आप कह लें कि कंडेंसेशन पॉइंट आता रहेगा, सपोज इस हाइट पर सी जो है, यानी आप कह लें कि यहाँ तक आते आते टेम्परेचर हो गया 225, तो इसका मतलब अब सी भी लिक्विफाई हो जाएगा और सी को आप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, तो इसको भी सी विल बी कलेक्टेड हियर। फिर ऐसी इस तरह से ऊपर जाके बी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, दैट से यहाँ पे बी कलेक्ट हो रहा है, बिकॉज डी सबसे हैवी है ना बेटा, डी सबसे हैवी है, तो जो सबसे हैवी है वो सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा, और डी जो है हम कह रहे हैं कि ये इतना हैवी था कि सॉलिड फॉर्म में मिल गया हमें, तो इसको हमने नीचे कलेक्ट कर लिया। जैसे जैसे आप हर फ्रैक्शन जो है वो ऊपर, आपको कह रहे हैं कि इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन कह रहे हैं ना,
कि डिफरेंट हाइट्स पे आपको डिफरेंट फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे जैसे ये वेपर्स ऊपर की तरफ राइज करेंगे, इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जिसका आप जैसे लेट सपोज इस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस वजह से डी जो है वो कंडेंस हो गया, बट बाकी के सब्सटेंस गैस फॉर्म में रहे। जब हम इस हाइट पर आ गए तो टेम्परेचर कितना हो गया, 225, तो अब सीवी जो है वो कंडेंस हो गया, लिक्विफाई होकर आपने उसको कलेक्ट कर लिया। फिर ऐसी लेट सपोज जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ टेम्परेचर हो गया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी गेट कंडेंस, तो फिर आपने बी को सेपरेट कर लिया, और इस तरीके से एक एक करके आप इनको सेपरेट करते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है थ्रू आउट दिस कॉलम, टेम्परेचर वेरीज एंड बेस्ड ऑन दैट वी कलेक्ट डिफरेंट फ्रैक्शंस। हाँ जी, बात समझ में आई है? जी बिल्कुल, बाय बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो हैवियर फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये आप कह लें कि सबलाइम होते हैं मोस्टली। ये मतलब जो एक्चुअल केस है मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे वो सोलिडिफाई होते हैं, वो लिक्विड फेज में जाते ही नहीं है, तो वो आपको डायरेक्ट सॉलिड फेज में मिल रहे होते हैं। सबलाइम सॉलिड वो होते हैं ना जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड फेज में आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेते हैं। हाँ जी, ये सबको समझ में आ गई बेटा बात? अब हम एक्चुअल फ्रैक्शंस देख लेते हैं, एक्चुअल फ्रैक्शंस कौन से मिल रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, और सपोज एक फ्रैक्शन ऐसा है जो बिल्कुल टॉप, यानी सपोज यहाँ तक आते आते टॉप पे आके आपका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गए, बट वन ऑफ द फ्रैक्शन, लेट्स से इसमें कोई ऐसा फ्रैक्शन था, लेट्स से इसमें एक और फ्रैक्शन था एक्स, और एक्स का कंडेंसेशन पॉइंट है लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस की फॉर्म में ही रहेगा, तो एक्स जो है ये गैस की फॉर्म में ही कलेक्ट हो रहा है। तो लाजमी नहीं कि हर फ्रैक्शन जो है वो स्टेट चेंज करे, अगर किसी का कंडेंसेशन पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर है तो वो गैस की फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा एक्चुअल फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं, फ्रैक्शन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इनका एक एक यूज जो है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पेपर में एक एक यूज आ सकता है। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये टॉप टू बॉटम, यानी जो सबसे ऊपर जो फ्रैक्शन मिलेगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो हम टेबल बना रहे हैं, दिस इज फॉर द फ्रैक्शंस कलेक्टेड टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो हम कहते हैं जो सबसे ऊपरी जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा, दैट वुड बी रिफाइनरी गैस। ये पूरा कॉलम आपको इस तरीके से, ये जो फ्रैक्शन है कि साइड पे कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ऊपर जो सबसे लाइटर फ्रैक्शन होगा, तो सबसे टॉप मिलेगा, दैट इज रिफाइनरी गैस। ठीक है, रिफाइनरी गैस, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 to 4, यानी एक कार्बन वाले अल्केन से लेकर 4 कार्बन वाले अल्केन जो हैं वो रिफाइनरी गैस कहलाते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, दीज आर रिफाइनरी गैसेस। तो ये लिक्विफाई नहीं होती, गैस की फॉर्म नहीं रहती है। ठीक है, बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर हम इनके यूज की बात करें तो दे आर यूज्ड इन हीटिंग, एज ए हीटिंग एंड कुकिंग गैस। ये कुकिंग गैस के तौर पे यूज होती है रिफाइनरी गैसेस। तो ये सबसे लाइटर फ्रैक्शन है जो सबसे टॉप पे मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो दो कॉलम आपको जहन में रखना है वो है, एक तो ये फ्रैक्शंस और दूसरा यूज। ये सिर्फ हम मतलब थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी अक्सर एक्चुअल जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो फ्रैक्शंस कौन सी, किस हाइट पे कौन सा फ्रैक्शन, और उनका यूज, एक एक यूज आपको याद रखना है। तो ये जो बीच वाले जो कॉलम है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन आ जाता है गैसोलीन, जिसे हम आम जुबान में पेट्रोल कहते हैं, गैसोलीन। गैसोलीन अराउंड 4 to 12, 4 कार्बन वाले अल्केन से लेकर 12 कार्बन वाले जो अल्केन्स हैं, दे आर यूज्ड एज गैसोलीन, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट रेंजेस इन 40 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
40 से 100 डिग्री के दरमियान में आपको ये फ्रैक्शंस मिलेंगे। और ये ऑब्वियसली कहाँ पे यूज होते हैं? दे आर फ्यूल फॉर कार, फ्यूल फॉर कार, यानी ये हम नीचे आ गए थोड़ा सा कॉलम के तरफ। समझ आ रही है बेटा बात? हाँ जी, कोई सवाल इसमें? जी, सबको क्लियर है? ठीक है, ये फ्यूल फॉर कार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दैट इज नेफ्था। फिर बता दूं मैं आपको, सिर्फ फ्रैक्शन और यूज जो है वो मेनली देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अल्केन विद 7 कार्बन एटम टू अल्केन अप टू 14 कार्बन एटम, दीज अल्केन्स दे कैन बी यूज्ड एज नेफ्था। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है 90 टू 150। देखिए जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हैवियर होते जा रहे हैं कंपोनेंट्स। तो नेफ्था जो है इट इज रॉ प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। एक तरह से रॉ मटेरियल कहलाता है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, एक तरह से इसको कहते हैं कि दिस इज आप कह लें कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। नेफ्था जो है ये केमिकल फीड स्टॉक भी कहलाता है, दिस इज यूज्ड एज केमिकल फीड स्टॉक, ये इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है। जी, आवाज आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को? ये बेटा वेरी करते रहते हैं, आपको लाजमी नहीं है कि आपने मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 4 to 12 में जो है ये गैसोलीन भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो 7 से 14 वाले हैं ये, इनमें से कुछ, यानी बाद औक़ात आप प्लेट वाले को ऐसा गैसोलीन यूज करेंगे, बाद औक़ात नेफ्था यूज करेंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक चीज क्लियर करनी होती है, उसके लिए लिख रहा हूँ। मेन चीज आपने सिर्फ फ्रैक्शन को देखना है, ये कोई याद नहीं करना है आपने, नंबर ऑफ कार्बन आइटम या बॉइलिंग पॉइंट, इसको रट्टा नहीं लगाना। आपने सिर्फ ये दो चीजें देखनी है, कौन सी? फ्रैक्शन और यूज, बस इसको देखें। बाकी हो सकता है मैंने किसी क्लास में कुछ और तरीके से लिखवाए हों ये कार्बन आइटम्स, अभी कुछ डिफरेंट लिख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल मतलब ये एक जस्ट रफ आइडिया देने के लिए लिखवाए जा रहे होते हैं। ठीक है, मेन चीज आपने क्या देखना है? फ्रैक्शन और यूज। क्लियर है ये? ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी आपको? क्योंकि मेरे माइक की शायद बैटरी खत्म हो गई और मैं अभी आईपैड के माइक पे हूँ, शायद सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। तो अच्छा, उसके बाद फिर नेफ्था हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है, यानी सबसे ऊपर हमें कौन सी केमिकल मिले? रिफाइनरी गैसेस। रिफाइनरी गैस के बाद गैसोलीन, जिसे आप फ्यूल कह लें, देन नेफ्था। और नेफ्था के बाद जो फोर्थ वन केमिकल है दैट इज केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल अराउंड 12 to 16 कार्बन एटम्स। ठीक है, और इसकी रेंज है 150 to 240 डिग्री सेंटीग्रेड। और केरोसिन ऑयल जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है, इसका यूज क्या है? दिस इज यूज फॉर मेकिंग जेट फ्यूल। ये बेसिकली जेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है। जेट फ्यूल, एरोप्लेन जो होते हैं उनका फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है, उनके लिए यूज करते हैं इसको। कैरोसिन ऑयल भी कहते हैं और पैराफिन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पैराफिन। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीजल ऑयल। डीजल ऑयल 14 to 18, अराउंड 220 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 220 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और डीजल ऑयल कहाँ यूज होगा? इन डीजल इंजन, फ्यूल फॉर डीजल इंजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डीजल ऑयल के बाद फ्यूल ऑयल।
ठीक है, डीजल ऑयल के बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल अराउंड 19 to 25 कार्बन एटम्स, और इसकी रेंज है 250 to 320 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्यूल ऑयल जो है ये यूज की जाता है, फ्यूल ऑयल इज फ्यूल फॉर शिप्स एंड फॉर होम हीटिंग। ठीक है, जो बहरी जहाज होते हैं उनके लिए फ्यूल यूज किया जाता है, फ्यूल फॉर शिप्स। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। इंजन ऑयल वगैरह जिसे आप कहते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, 20 to 40 कार्बन एटम्स, टेम्परेचर रेंज 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और यूज कहाँ पे है इसका? फॉर लुब्रिकेंट, पॉलिश एंड वैक्स। फॉर लुब्रिकेंट, पॉलिश आप लोगों की क्लास होगी, बस मैं एंड कर रहा हूँ, एंड वैक्स फिर हम रात को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल। और इसी तरीके से लास्ट में फ्रैक्शन आ जाता है बाइटुमेन, आखिरी जो फ्रैक्शन जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, बाइटुमेन। बाइटुमेन ये मोर देन 70 कार्बन एटम्स होंगे, मोर देन अराउंड 70 ही होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेंज मोर देन ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका यूज क्या है? बाइटुमेन दिस इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स, फॉर सरफेसिंग रोड्स। ठीक है, तो ये आपके पास सारे फ्रैक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफाइनरी गैसेस, गैसोलीन, नाफ्ता, केरोसिन ऑयल, पैराफिन कहते हैं या केरोसिन ऑयल कहते हैं, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और बाइटुमेन। इनको एज इट इज आपने ऑर्डर में याद रखना है, और इनका एक एक यूज, बार बार पेपर में डायग्राम बनी हुई आ जाती है अनलेबल्ड, आपने लेबल करना होता है कि इस हाइट पे कौन सा मिलेगा। तो सबसे टॉप पे कौन सा मिल रहा है? सबसे लाइटर फ्रैक्शन विच इज रिफाइनरी गैसेस, और सबसे बॉटम पे सबसे हैवी फ्रैक्शन विच इज बाइटुमेन। यानी दिस कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम देयर बॉइलिंग पॉइंट, आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देख के डिसाइड कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई सवाल किसी का? जी बेटा, सबको क्लियर है? अच्छा जी, तो ये हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ी थी। इसमें ये जितने भी आप कह लें कि फ्रैक्शंस आपको कलेक्ट होंगे, वो सारे हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी बेटा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये सबको क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने टॉपिक, मतलब ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, किस तरीके से पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, और उसके थ्रू आप जितने भी इसमें कंपोनेंट्स मौजूद हैं उन कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, नाउ वंस दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, ये सारी बात जो है वो लास्ट क्लास में हो गई थी। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें अगर आप देखें, तो जो सबसे टॉप पे आपको फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, यानी ये रिफाइनरी गैस हो गई। ठीक है, ये टॉप पे आ रही है बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, तो इसमें बिल्कुल जो टॉप पे फ्रैक्शन मिलेगा ये क्या है? रिफाइनरी गैस पर। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, तो एज वी गो, यानी अगर हम ट्रेंड डिस्कस करें, लेट सपोज मैं इसको इस तरीके से डिस्कस करता हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डिस्टिलेशन टावर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन डिस्टिलेशन टावर। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर वन, दी कंपाउंड्स या आप कह लें कि फ्रैक्शंस आर गेटिंग हैवियर। फ्रैक्शंस क्या होते जा रहे हैं? दे आर गेटिंग हैवियर, फ्रैक्शंस आर गेटिंग हैवियर। ठीक है, बिकॉज आप देख लेंगे जब सबसे ऊपर जो आपको फ्रैक्शन मिल रहा है, इसमें कितने कार्बन है? 1 से लेके 4 कार्बन एटम है। और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं फ्रैक्शंस हैवी होते जा रहे हैं, तो फ्रैक्शंस आर गेटिंग हैवियर, दैट मींस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नंबर टू,
सेकंड मतलब एक तो आप कह लें कि फ्रैक्शंस आर गेटिंग हैवियर, दैट मींस के जो इनकी विस्कोसिटी है, जो इनकी थिकनेस है, ठीक है, दे आर गेटिंग मोर विस्कस। विस्कस आप सिंपली कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, मोर डेंस होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर डेंस। जो आपके फ्रैक्शंस हैं, जैसे जैसे आप फ्रैक्शनेटिंग टावर में नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर डेंस, ज्यादा थिक होते जा रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद इसके मतलब एक तो ये हो गया पॉइंट, दे आर गेटिंग हैवियर कंपाउंड, जो फ्रैक्शंस जो है वो हैवियर होते जा रहे हैं, लाइटर फ्रैक्शंस टॉप पे मिल रहे हैं, हैवियर फ्रैक्शंस जो है वो बॉटम पे मिल रहे हैं, और थिकनेस जो है वो बढ़ रही है, फ्लेमेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, यानी आप कह लें कि जितना लाइटर फ्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा फ्लेमेबल होगा, उतना जल्दी जो है वो बर्न करेगा। एंड नंबर फोर, जो इनकी वॉलेटाइल नेचर है, दे आर गेटिंग लेस वॉलेटाइल डाउन द कॉलम, दे आर गेटिंग लेस वॉलेटाइल, क्योंकि एमआर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, दे आर गेटिंग लेस वॉलेटाइल, वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइटर फ्रैक्शंस इन द फ्रैक्शनल इन ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, लाइटर फ्रैक्शंस लाइटर fractions will be collected at top of the column, and heavier fractions। अच्छा जी बेटा, ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो कल टॉपिक चल रहा था, वही हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है ना, उसी टॉपिक को भी हम लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, तो लाइटर फ्रैक्शंस विल बी कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम, एंड heavier fractions at the bottom। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान जो आपके लाइटर फ्रैक्शंस होंगे वो आपको कॉलम में ऊपर की तरफ मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में। तो यहाँ से जो जितना ऊपर आप कॉलम में देखेंगे आपको लाइटर फ्रैक्शन, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे फ्रैक्शंस हैवियर होते जाएंगे। ठीक है, और जितना हैवी फ्रैक्शन होगा, अब अगर आप इनके यूज को देखें, जैसे हमने कल यूज की बात की थी, तो जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं ये मोस्टली एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, जैसे रिफाइनरी गैसेस, कुकिंग गैस के तौर पे यूज हो रही है, गैसोलीन, फ्यूल फॉर कार, नेफ्ता, ये रॉ मटेरियल है केमिकल इंडस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कैरोसिन ऑयल, ये जेट फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है। डीजल ऑयल, फ्यूल फॉर डीजल इंजन। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, इनके जो यूजेस हैं ये मतलब ये इतने यूजफुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, ये वैक्स के तौर पे, पॉलिश के तौर पे यूज हो रहा है। तो फ्यूल जितना यूज होता है, पॉलिश या वैक्स जो है वो उतना यूज नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि जितना लाइटर फ्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा यूजफुल होगा। लाइटर फ्रैक्शंस आर मोर यूजफुल, लाइटर फ्रैक्शंस आर मोर useful as compared to heavier fractions। ठीक है, लाइटर फ्रैक्शंस आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू हैवियर फ्रैक्शंस। तो मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो यूजफुल, बिकॉज जो आपका लाइटर फ्रैक्शन है वो ज्यादा यूजफुल क्यों है, बिकॉज वी कैन यूज इट एज फ्यूल। ठीक है, वो ज्यादा कंबस्टेबल है। और जो हैवियर फ्रैक्शंस हैं वो मोस्टली जो है वो एज अ फ्यूल के तौर पे यूज नहीं होते, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इतना यूजफुल नहीं है। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स, वी आर गेटिंग यूजफुल कंपाउंड्स एट द टॉप एंड लेस यूजफुल कंपाउंड्स एट द बॉटम। हाँ जी, ये चीज समझ में आ रही है बेटा सबको? जी, मुझे जरा ग्रुप में एक दफा कंफर्म करें सबको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं वो टॉप पे मिल रहे हैं, हैवियर फ्रैक्शंस बॉटम पे हैं। और जितना लाइटर फ्रैक्शन होगा वो उतना यूजफुल है, जितना हैवी फ्रैक्शन होगा वो उतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल लाइटर फ्रैक्शन यूजफुल क्यों है, बिकॉज आप उसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम कि जो हैवी फ्रैक्शन होता है
इसको फिर कन्वर्ट करते हैं लाइटर फ्रैक्शन में। क्या बात रिपीट कर दूं बेटा, ये तो बताओ मुझे। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, स्टार्ट से लेके अभी तक मैं एक ही बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने कल डिस्कस की थी, उसी को लेके मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। वही बात कह रहा हूँ कि जो आपके पास जो यानी आपको जो प्रोडक्ट्स मिली हैं, इसमें जो टॉप पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो ज्यादा यूजफुल है, और जो बॉटम पे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो उतना यूजफुल। अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की है तो आपको आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर बात की थी, कौन से फ्रैक्शन ऊपर मिल रहे हैं, कौन से फ्रैक्शन नीचे मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, जैद बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिन्होंने कल की क्लास नहीं अटेंड की थी, मैं ये दोनों रिकॉर्डिंग्स आज एक साथ ही अपलोड करूंगा, क्योंकि फिर तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपको सही तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें क्या होता है कि जब आपके पास यानी ये जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं ये ज्यादा यूजफुल है, हैवी फ्रैक्शन इतना यूजफुल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जितना हैवी फ्रैक्शन आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको रख के बाकी के हैवी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं लाइटर फ्रैक्शन में। ठीक है, वी कन्वर्ट दी हैवियर फ्रैक्शन, यानी यानी आप कह लेंगे जो आपका हैवियर फ्रैक्शन है इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है टू लाइटर फ्रैक्शन, एंड दिस इज नोन एज क्रैकिंग। चलिए हम बाकायदा हेडिंग दे देते हैं। तो नेक्स्ट फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी आप कह लेंगे ऑयल रिफाइनरीज में ही अगला स्टेप क्या होता है, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, या आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आप लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स को मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स और कन्वर्जन ऑफ लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर यूजफुल, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग। अच्छा, अब क्रैकिंग की कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस, किन कंडीशंस में क्रैकिंग होगी? आप एक हैवियर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है? इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि ब्रेक करना है। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, नंबर वन। नंबर टू, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, मोस्टली जो कैटलिस्ट यूज करते हैं Al2O3 और SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो ये दो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और इसके साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसको एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। अब क्रैकिंग में क्या हो रहा है? वी कन्वर्ट लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट दी क्या, अच्छा एक चीज और इसमें नोट कर लें, दी पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। यानी ये तो हमने बात कर ली कि जी क्रैकिंग है क्या। अब इसमें एक और चीज नोट कर लें, पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, जब आप किसी भी लार्जर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे, उसको क्रैक करेंगे, तो क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकती है? नंबर वन आपने पहले ही बता दिए, स्मॉलर अल्केन्स, वी गेट स्मॉलर अल्केन्स। नंबर टू, अल्कीन्स। From cracking, we also get alkenes. And number three is hydrogen gas. Hydrogen gas can also form. तो ये तो तीन मेजर प्रोडक्ट्स हैं। These three are major products. इसके अलावा in addition to these three, we can also get carbon as well. Pure carbon जो है ये भी यहाँ से obtain हो सकता है। But mainly we do cracking for smaller alkane, alkene and hydrogen gas. ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स यही है। इसके अलावा अगर कार्बन बन रहा है तो वो मतलब बन सकता है, बट मेनली यही तीन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है।
अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि जी राइट द इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन या फॉर द थर्मल क्रैकिंग, फॉर द क्रैकिंग ऑफ लेट्स से डेकेन। डेकेन क्या है? अल्केन विद 10 कार्बन एटम, C10H22। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ डेकेन इन विच, बातों का जी आप क्वेश्चन में बाउंड कर देते हैं, इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज पेंटेन। ठीक है। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। डेकेन की कंबशन है, डेकेन लार्जर हाइड्रोकार्बन है, और कंबशन कह रहा हूँ, सॉरी, क्रैकिंग की इक्वेशन है, डेकेन की क्रैकिंग हो रही है, और डेकेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू पेंटेन। तो पहले तो आपने डेकेन का फॉर्मूला लिख दिया, डेकेन इज C10H22 एंड वी आर ब्रेकिंग इट इनटू C5। पेंटेन क्या है? C5H12। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद आपने बाकी की इक्वेशन खुद से बनानी है, तो उसको बैलेंस करना है हमें। तो ये तो मतलब पेंटेन बन गया। पेंटेन क्या है? स्मॉलर अल्केन, दिस इज पेंटेन। हाँ जी, इसके अलावा और क्या बन सकता है? पेंटेन बन गया। अब आप देखें यहाँ पे कार्बन कितने रह गए? 5 कार्बन, और 22 में से 12 हाइड्रोजन निकाल दी तो 10। तो इसका मतलब दूसरी प्रोडक्ट हम साथ में क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट C5H10। तो अगर C5H10 लिखते हैं तो C5H10 ये क्या हो गया? दिस इज स्मॉलर अल्कीन। ये क्या है? दिस इज पेंटीन। तो मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्रैकिंग ऑफ डेकेन इज वी आर गेटिंग स्मॉलर अल्केन विच इज पेंटेन एंड अल्कीन C5H10। समझ आ रही है बात? ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो सकती है? लाजमी नहीं कि आप यही प्रोडक्ट लिखें। यानी सपोज हम ये कह सकते हैं कि इन एडिशन टू, जैसे आपसे कहा गया कि जी C5H12 तो बन रहा है, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके साथ साथ और क्या बन सकता है? लेट सपोज आपने कह दिया कि जी C3H6। ठीक है, C3H6 प्लस C2H4। दो आपने स्मॉलर अल्कीन शो कर दिए, ये भी बैलेंस हो रही है। मेन चीज क्या है कि आपने इसको बैलेंस करना है। और इसके अलावा क्या बन सकता है? C5H12 प्लस लेट सपोज आपने कह दिया कि जी C4H10। C4H10, अब ये क्या हो गया? पेंटेन प्लस ब्यूटेन। अब 12 प्लस 10, ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 22 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने हो गए? 5 + 4 9। तो इसका मतलब साथ में एक एडिशन कार्बन बन रहा है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब ऐसे ही सपोज मैं आपसे कहता हूँ, आपने एक इक्वेशन लिखनी है, राइट द कंबशन, राइट द इक्वेशन फॉर द थर्मल क्रैकिंग ऑफ सी ऑफ एन अल्केन विद 15 कार्बन एटम्स। चलें, आपने खुद से इक्वेशन बनानी है, कोई से भी आप प्रोडक्ट बना लें। अल्केन क्रैकिंग फॉर द अल्केन विद 15 कार्बन एटम्स। चलें, ये आपने मुझे इक्वेशन बना के तो सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। चलें, शाबाश। अल्केन है विद 15 कार्बन एटम, इसकी क्रैकिंग की इक्वेशन लिखिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। C10H22 प्लस C5H10। क्वेश्चन ये है बेटा, अल्केन विद 15 कार्बन एटम्स। ठीक है, अल्केन विद 15 कार्बन एटम्स, तो क्या हो जाएगा? C15H, हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे? C15H डबल एंड 2n+2, तो 30 + 2 32 गिव्स C15H32। अब इसमें आप मल्टीपल आंसर्स लिख सकते हैं। लेट सपोज एक जो सबसे सिंपल आंसर हो सकता है, C50H30। ठीक है, अल्कीन प्लस H2। तो ये आपने क्या किया? अल्कीन बना दिया, अल्कीन विद 15 कार्बन एटम्स प्लस हाइड्रोजन। और इसके अलावा जैसे आपने जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, C10H22, C10H22, और उसके बाद हाइड्रोजन, यानी अभी क्या हो गया? स्मॉलर अल्केन प्लस C5H10। ये भी करेक्ट है। ठीक है।
अल्कीन विद 5 कार्बन एटम, अल्केन विद 10 कार्बन एटम्स। इसी तरीके से बाकी आप इसके अलावा जो भी आप ऑप्शन बनाए, मतलब आपको बैलेंस करना है। मेन चीज क्या है कि बैलेंस होनी चाहिए। लेट से आपने इक्वेशन बना दी C15H32, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सी, लेट सपोज आपने कह दिया C7H16 प्लस C5H10, ठीक है। तो ये 7 + 5 कितने हो गए, 8 9 10 11 12, दो हाइड्रोजन बच, तीन हाइड्रोजन बच रहे हैं C3, और हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 16 + 10 26, तो H6। तो ये भी आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये क्या है, अल्केन है विद 7 कार्बन एटम्स, अल्कीन विद 5 कार्बन एटम्स, अल्कीन विद 3 कार्बन एटम्स। तो ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ट्रैकिंग क्लियर है? कंडीशंस वैसे आपको इक्वेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपने याद नहीं करनी कि जी इतना टेम्परेचर और ये कैटेलिस्ट। वैसे अगर आपसे पूछा जाए और अगर आप लिखना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं कि जी हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, इसकी कंडीशन आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करनी है कितना टेम्परेचर है। जैसे कुछ रिएक्शंस में तो हम याद करते हैं ना कि हाइड्रोजनेशन होगी तो उसके लिए जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें आप कंडीशन क्या लिखेंगे, हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? मतलब इसमें एक चीज और ध्यान में रखें कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है जैसे अल्केन है, स्मॉलर अल्केन, तो इसका यूज क्या है, दिस इज यूज्ड एज फ्यूल। अल्कीन का यूज क्या है, दे आर यूज टू मेक प्लास्टिक, ये प्लास्टिक बनाने में काम आते हैं, अल्कोहल बनाने में काम आते हैं। हाइड्रोजन गैस यूज टू प्रोड्यूस अमोनिया, अमोनिया गैस बनाने में काम आती है। ठीक है, NH3। और कार्बन एज सच मेजर प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तीन मेजर प्रोडक्ट है, इनके यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये कंप्लीट हो गया।